हेलो एवरीवन, बजट आईक्यू में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक महीने में कैसे 100% रिटर्न हम जनरेट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। 100% रिटर्न। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि एक महीने में पैसा डबल होने वाला है, तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ गलती है। ओके, कोई ना कोई स्कैम हो रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 100% नहीं, 15 से 20% जनरेट करने के लिए, वो भी एक ईयर में। आपको समझ में आ रहा है ना? 15 से 20% इन 1 ईयर। ओके, और वो भी कंटिन्यूसली, और बिल्कुल कंफर्मेशन तरीके से नहीं है, रिस्क है। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर मार्केट डाउनफॉल में है तो आपका पैसा डूब सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 15 से 20% एक सी ए जी है, जो मैंने पहले ही वीडियो में बताया है कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है सी ए जी आर, 15 से 20% हमें निकालना है, वो भी एक साल में। ये जरूरी नहीं है कि हर एक साल में हो, ऐसा भी हो सकता है कि 5 साल के बाद जब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आए तब जाके 15 से 20% रिटर्न निकले। ओके, और इसको हमें करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स है हमारे पास, जिसके जरिए हम पिक करेंगे कि हमारे लिए सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि देर आर 9 स्टेप्स। और ये 9 स्टेप्स अभी थोड़ा देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर ये अगर आप थोड़ा सा समझ जाएंगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कभी भी म्यूचुअल फंड चूज करना अपने खुद के लिए। जैसे कि हर एक इंसान अलग होता है, हर एक इंसान के लिए म्यूचुअल फंड भी अलग होता है। हर एक इंसान, एक आदमी जो रिटायरमेंट ले चुका है, उसके लिए सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड अलग होगा। और उसी जगह एक ऐसा आदमी जो बस अपनी टीनेज में है, मान लीजिए 25 में है, 26 में है या फिर 30 में है, उसके लिए म्यूचुअल फंड चूज करना अलग होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपको, मान लीजिए आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा आप चूज करें जो बिल्कुल आपके तरीके से ही हो, लेकिन आप ये 9 स्टेप करना नहीं चाहते। अगर आप ये 9 स्टेप्स नहीं करना चाहते हैं, तब भी मैं लास्ट में बता दूंगा, पर आप एक बात हमेशा हमेशा के लिए याद रखना। जिसको पता होता है ना कि म्यूचुअल फंड कैसे चूज करना है, और जो सिर्फ शॉर्ट करके भरोसे में बैठा होता है, तो डेफिनेटली जिसको डिटेल में पता होता है वो अच्छे तरीके से म्यूचुअल फंड चूज कर सकता है। या फिर मान लीजिए कि आपने एक म्यूचुअल फंड चूज कर लिया, अब आपको एग्जिट करना है। तो एग्जिट करने के लिए आपके लिए बहुत आसानी से आप कर सकते हैं अगर आपको ये सब चीज़ें पता होगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वीडियो में पूरा जो 9 स्टेप्स है ना उसको अच्छे से चेक करें। पर अगर आप थोड़ा लेजी है, आप सीखना नहीं चाहते हैं, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लास्ट में मैंने बताया है कि आप बिना ये 9 स्टेप फॉलो किए अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चूज कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहला है सेट योर गोल। आपको अपना गोल सेट करना है। ओके, तो गोल से मेरा मतलब है कि आपको क्या कोई घर खरीदना है, क्या आपके चाइल्ड के एजुकेशन के लिए है, आपको क्या रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, ओके, या फिर कोई कार परचेज करना है। ऐसे कुछ भी आपका हो सकता है। बस इतना मान लीजिए कि जब भी आप गोल सेट कर रहे हैं ना, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आप पैसा निकाल कब रहे हैं। मान लीजिए आप पैसा निकाल रहे हैं 5 साल के बाद। अगर आप 5 साल के बाद पैसा निकाल रहे हैं ना, तो आपके दिमाग में हमेशा एक ऐसा फंड या ऐसा म्यूचुअल फंड चूज करना होना चाहिए जिससे आप जल्दी से जल्दी पैसा निकाल सकते हैं विथ ए गुड रिटर्न। बट मान लीजिए कि आपका जो मोटिव है, आपका जो गोल है, वो वेल्थ क्रिएशन है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अब लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए पैसा मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। और मेरा मतलब है लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल से ज़्यादा। तो उसके लिए आपके लिए जो म्यूचुअल फंड होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा हाइब्रिड टाइप का होगा। उसमें थोड़ा सा गोल्ड का शेयर होना चाहिए। आर यू गेटिंग? सो दैट कि मार्केट के उतार और चढ़ाव में भी आपका फंड सेफ ही रहे ना। जो दूसरा वाला है ना, ये है नो योर रिस्क लेवल। आपके पास कितना, आपका जो कहते हैं, इसको इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर एक इंसान का अलग अलग रिस्क अपीटाइट होता है। अब देर इज ए पर्सन हु कैन टॉलरेट 10,000 अमाउंट ऑफ रिस्क। ओके, अब ऐसे मान लीजिए कि जो पर्सन एक्स है, उसके पॉकेट से अगर 1,000 रुपये भी गायब हो जाता है ना, तो उसको शायद नींद नहीं आता है। और दूसरा पर्सन ऐसा है जिसके पॉकेट से 10,000 रुपये चला भी जाता है या फिर खो जाता है उससे, तो उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता।
तो आपका इस जो एग्जाम्पल से मेरा मतलब ये है कि हर एक एक पर्सन का ना जो रिस्क एपेटाइट है वो अलग अलग होता है। अब ये रिस्क एपेटाइट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सैलरी के साथ टाइड है। ऐसा होता है कि कुछ लोग थोड़ा मतलब ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते, और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाख रुपए की मंथली सैलरी में भी 5-10 हज़ार के लिए वो रोते रहेंगे। तो मैं उनको बस यही सजेस्ट करता हूँ कि आप फिक्स डिपॉजिट में जाइए, आपका पैसा सेफ रहे। आपको लगेगा सेफ है, वैसे तो सेफ हो भी रही है, पर आपको एटलीस्ट तो सुकून लगेगा ना, आप रात को सो सकते हैं अच्छे तरीके से। सो ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो आप पहले अपना रिस्क एपेटाइट सेट कीजिए। अब रिस्क एपेटाइट से मेरा मतलब है कि कितना पैसा अगर आपका घट जाएगा, या फिर कितना पैसा अगर आपका लॉस हो भी जाएगा ना, तब भी आपको कोई लेना देना नहीं है दुनिया से। आप आराम से चैन की नींद सो सकते हैं। ये हो गया आपका रिस्क एपेटाइट। अब किसी स्टूडेंट के लिए जो लेट से 25,000 का उसका मंथली इनकम है, उसके लिए 2-3 हज़ार हो सकता है, ओके। और किसी बिजनेसमैन के लिए जिसका लेट से 25 लाख का मंथली इनकम है, उसके लिए 1-2 लाख हो सकते हैं। अब एक स्टूडेंट अगर 1-2 लाख या 5 लाख का लॉस कर देगा, तो उसको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उसको वो शेयर मार्केट गंदा है, शेयर मार्केट बुरा है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, म्यूचुअल फंड गंदा है, यही सब कहता फिरेगा। आर यू गेटिंग? इसीलिए रिस्क एपेटाइट होना जरूरी है। कोई भी अपना घर बेच के इधर पैसा लगा के पैसा लगा मतलब पैसा रिटर्न नहीं लेके गया है। जितने लोगों ने भी अपने घर बेच के म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, हर किसी ने यहाँ अपना घर बेचा है। समझ में आ रहा है ना? तो इन्वेस्ट उतना करेंगे जितना सह पाएंगे, जितना हमारा रिस्क एपेटाइट है। ठीक है। उसके बाद चूज द राइट फंड कैटेगरी। अब एक कैटेगरी होता है डिफरेंट फंड का, तो कौन सा कैटेगरी चूज करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक है शॉर्ट टर्म गोल। मैं जब आपको बता रहा था कि आप पहले अपना गोल गोल को सेट कीजिए, तो उसमें मैं बता रहा था कि आपका गोल क्या है। घर खरीदना है, कार खरीदना है, या फिर लॉन्ग टर्म में अपना वेल्थ क्रिएट करना है। अगर आपका जो मोटिव है, जो गोल है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपको एक ऐसा, ये ना, जैसे मैंने बताया है कि स्मॉल कैप और मिड कैप फंड, आपको इसमें जाना पड़ेगा। लेकिन आप मान लीजिए 3 से 7 साल के लिए, मान लीजिए आप घर बनाना चाहते हैं, आपकी नौकरी नई नई लगी है और आपको आपके लिए घर बनाना है छोटा सा, तो आप मीडियम से लॉन्ग टर्म गोल आप रख सकते हैं। और मीडियम टर्म गोल में आप लार्ज कैप ले सकते हैं, फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, और इंडेक्स फंड भी ले सकते हैं। और ये वैसे भी थोड़ा स्मॉल कैप और मिड कैप फंड से सिक्योर होता है। जो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड होता है ना, ये लॉन्ग रन में जीतते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना? मतलब आप अगर 15 से 20 साल के लिए उसमें पैसा डालेंगे और पैसा निकालेंगे नहीं, तो पॉजिटिव होने का यानी गेन मिलने का यानी प्रॉफिट मिलने का चांसेस बहुत ही बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट होता है चेक लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। जब भी आप कोई फंड सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो हमेशा अपने दिमाग में एक चीज बिल्कुल घुसा के रखिए कि लास्ट 1 साल में जो म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, मैक्सिमम केसेस में यही होगा कि वो वाला फंड नेक्स्ट 1 साल के लिए अंडर परफॉर्म करेगा। ये तय है। 95% केसेस में आपको यही देखने को मिलेगा कि लास्ट ईयर जो म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा रिटर्न दिया है, इस ईयर वो म्यूचुअल फंड थोड़ा सा कम रिटर्न देगा या फिर अंडर परफॉर्म करेगा मार्केट को। ऐसा इसलिए होता है कि अगर मान लीजिए वो पर्टिकुलर जो म्यूचुअल फंड है, उसका जो सिलेक्टेड स्टॉक्स है, अभी वो बहुत तेजी से भागे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि नेक्स्ट 1 साल के लिए वो एक कूल ऑफ पीरियड में जाएंगे। और अगर वो कूल ऑफ पीरियड में जाएंगे, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे, तो डेफिनेटली जाहिर है कि इस साल आपको रिटर्न कम मिलेगा। इसीलिए कभी उस घोड़े पे दाव नहीं लगाना चाहिए, मतलब उस म्यूचुअल फंड पे दाव नहीं लगाना चाहिए जो सबसे तेज भागा है। आर यू गेटिंग? और हम हमेशा एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देख के ही एक म्यूचुअल फंड पे पैसा लगाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कि 3 से 5 साल के लिए देखना चाहिए। और ये कुछ इंडिकेटर होते हैं जो हमें जो एक्चुअल रिटर्न होता है ना, उसके बारे में हमें बताते हैं। जनरली जो म्यूचुअल फंड अपनी वेबसाइट पे या फिर कोई भी आपको म्यूचुअल फंड कंपैरिजन वेबसाइट पे अगर आप खुद चेक करेंगे, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये वाला सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट रिटर्न गिविंग म्यूचुअल फंड, वो सबसे आगे दिखा देंगे। और वही सबसे गलत होता है। आप अगर वही म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं ना, आप 1 साल खुद ट्राई करके देखिए, जो हाईएस्ट रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड है वो दूसरे साल में एवरेज रिटर्न देगा।
हाईएस्ट तो कभी नहीं दे सकता। ओके, क्योंकि हर किसी का एक टाइम की वजह से ही एक उतार चढ़ाव होता है। समझ में आ रहा है? तो अभी हम आगे देखेंगे कि रोलिंग रिटर्न क्या होता है, अल्फा क्या होता है और शार्प रेशियो क्या होता है। आर यू गेटिंग? और यहाँ ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है बिल्कुल भी, इसको ऐसा ही लिखा जाता है। ओके, सो आगे देखेंगे। सो लेट्स सी कि रोलिंग रिटर्न क्या होता है। ओके, व्हाट आर रोलिंग रिटर्न? तो जब हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में दूसरे ईयर में, ओके, जब हम एक ईयर का रिटर्न निकालते हैं ना, तो अगर एक लेट्स से जनवरी जनवरी से लेके जनवरी जनवरी 2025 से लेके जनवरी 2026 में अगर रिटर्न निकालेंगे ना, तो ये थोड़ा सा एक एरर हो जाएगा। मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है जनवरी 1 2025 से जनवरी 1 2026 तक। तो अभी क्या होगा आपको पता है? उसी पीरियड में भी हो सकता है कि नेक्स्ट कुछ मंथ में जो म्यूचुअल फंड ने इतना अच्छा रिटर्न दिया था उसका रिटर्न घट जाए, क्योंकि जो उसके अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं, ओके, जो उसके जो जिस जिस स्टॉक में उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है, अगर वो स्टॉक गिर जाएगा या फिर थोड़ा सा मान लीजिए थोड़ा सा डाउनफॉल हो गया, तो उसमें क्या होता है ना, रिटर्न बहुत घट जाता है। तो इसीलिए हमें रोलिंग रिटर्न लेना चाहिए। अब एक एग्जांपल के तरीके से देखते हैं। तो मान लीजिए जनवरी 1, जैसे यहाँ लिखा गया है, 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2023 तक अगर हम देखेंगे 3 ईयर रिटर्न के लिए, तो वो एक अलग पिक्चर होगा। उसी समय हम अगर जनवरी 2020 से जनवरी 2023, फिर फरवरी 2020 से फरवरी 2023, मार्च 2020 से मार्च 2023 एंड अप्रैल 2020 से अप्रैल 2023, ऐसे अगर हम निकालेंगे ना 3 ईयर पीरियड के लिए, तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। मतलब हर समय में अगर कोई म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ना कि कोई पर्टिकुलर महीने में। ओके, अगर कोई पर्टिकुलर महीने में अच्छे मतलब परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि वो म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आर यू गेटिंग? सो नेक्स्ट, इसीलिए हम 3 ईयर का एवरेज रोलिंग रिटर्न कैलकुलेट करना चाहिए। नेक्स्ट, अल्फा क्या होता है? देखो, अल्फा जितना सुनने में अच्छा लगता है ना, अल्फा मेल, ओके, सिग्मा, ऐसा कुछ होता है ना। ओके, सो अल्फा का मतलब होता है स्टॉक मार्केट में कि आपने जो बेंचमार्क है, और बेंचमार्क क्या है? निफ्टी 50। आपने अगर प्रीवियस जो मेरा वीडियोस है ना उसमें अच्छे से आपने देखा है, तो आपको मैंने बताया था कि निफ्टी 50 क्या होता है। तो निफ्टी 50 जो इंडेक्स फंड होता है या फिर जो इंडेक्स होता है, वो इंडेक्स का रिटर्न कितना है और उससे कितना ज़्यादा आपका म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है। आर यू गेटिंग? मतलब मान लीजिए कि जो इंडेक्स निफ्टी 50 जो है ना, वो 10% का रिटर्न दे रहा है, और आपने जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं या फिर आप जिस म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, वो म्यूचुअल फंड अगर 13% का रिटर्न दे रहा है, इसका क्लियर मतलब यही है कि आपके पास जो अल्फा है ना, वो 3 है, यानी 3%। अब मान लीजिए इसको एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर लेता हूं मैं। मान लीजिए -7% का रिटर्न है निफ्टी 50 का। मतलब उसी पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो रिटर्न है ना, वो थोड़ा नेगेटिव में चला गया है। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट उसी ईयर 7% से घट चुका है। मतलब 1 लाख रुपया कितना हो गया? 93,000 हो चुका है। अगर इंडेक्स फंड में लगाए होते तो, आर यू गेटिंग? अगर निफ्टी 50 में आपका पैसा लगा होता तो आपका यही सिनारियो होता। पर उसी वक्त आपका जो म्यूचुअल फंड है, वो अगर -10 कर रहा है ना अभी, तो इसका मतलब क्लियरली ये है कि जो आपका अल्फा है वो -3 है। मतलब आपका अल्फा बेकार है। आपका जो म्यूचुअल फंड है ना, वो मतलब इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है। आर यू गेटिंग? अभी तो अगर 10% आपका इंडेक्स दे रहा है, तो 13% आपका म्यूचुअल फंड दे रहा है, तो आपका म्यूचुअल फंड इंडेक्स को बीट कर रहा है। मतलब पॉजिटिव अल्फा है। दिस अल्फा इज गुड। अल्फा शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, और उसी समय अगर 8% दे रहा है, अभी नेगेटिव में मैंने एक बार बता दिया, अब पॉजिटिव में बता रहा हूँ। अगर 10% इंडेक्स दे रहा है और 8% आपका म्यूचुअल फंड दे रहा है, तो मान लीजिए आपका म्यूचुअल फंड एक तो आपसे ज़्यादा पैसा ले रहा है। इंडेक्स फंड में आप डाल देते तो आपसे कम पैसा जाता। एक तो ज़्यादा पैसा ले रहा है, दूसरा इंडेक्स कोई बीट नहीं कर पा रहा है, तो आपका जो फंड मैनेजर है वो इनकेपेबल है। इसका क्लियरली मतलब ये निकलता है कि नेगेटिव अल्फा का मतलब ये होता है कि आपका जो फंड मैनेजर है ना, वो इनकेपेबल है, उसको आता नहीं है इन्वेस्ट करना।
आर यू गेटिंग? सो नेक्स्ट, अब थोड़ा देख लेते हैं अल्फा क्या होता है। ओके, अब अल्फा क्या होता है। अब इस स्लाइड से आने से पहले पहले मैं शार्प रेशियो बता देता हूँ, उसके बाद हम अच्छे से कंपेयर कर लेंगे। तो शार्प रेशियो क्या होता है? शार्प रेशियो क्या होता है कि कितने लिमिटेड रिस्क पे कितने ज़्यादा हमें प्रॉफिट निकाल के दे रहा है। ओके, मान लीजिए कोई एक म्यूचुअल फंड है जो आपके कैपिटल का 10% का रिस्क ले रहा है। यहाँ एक एग्जांपल है, एक फंड ए है जिसने 12% का रिटर्न दिया है, मतलब 1 लाख पे 1,12,000। और एक फंड है जो 14% का रिटर्न दिया है एक पर्टिकुलर ईयर में, और उसका जो मतलब जो रिटर्न है 1 लाख का 1,14,000 हो गया है। अब क्लियरली आपको ये दिख रहा है कि फंड बी तो ज़्यादा अच्छा है। आपके मन में ऐसा आ सकता है ना, एक ने 12,000 बनाया और दूसरे ने 14,000 बनाया, तो 2,000 ज्यादा रिटर्न ला के दिया है फंड वी ने। ओके, पर आप ये भी तो देखिए ना कि सबसे ज्यादा जो रिस्क लिया है वो किसने लिया है। मतलब अगर ये रिटर्न नहीं होता, और अभी ये मार्केट है, हमेशा हम पॉजिटिव लेके नहीं चल सकते चीज़ों को। कभी मार्केट दूसरे डायरेक्शन में भी जा सकता है, और जब दूसरे डायरेक्शन में जाएगा आपका पैसा ज़्यादा डूबेगा। अगर ज़्यादा रिस्क होगा ना तो ज़्यादा डूबेगा। तो जो रिस्क टेकन है ना फंड ए, मतलब फंड ए का जो रिस्क है वो बहुत लो है। मतलब आपका पैसा ज़्यादा सेफ है फंड ए के पास इन कंपेरिजन टू फंड बी, इसका वेरी हाई है। और ज़्यादा रिस्क तो ज़्यादा रिटर्न। ओके, लो रिस्क तो लो रिटर्न। तो ये तो तय है, ये मार्केट का ऐसा मान लीजिए कि बिल्कुल तय है कि रिस्क जितना ज़्यादा होगा रिटर्न आने का प्रोबेबिलिटी, जरूरी नहीं कि रिटर्न आएगा, रिटर्न आने का प्रोबेबिलिटी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो शार्प रेशियो हाई होगा, मतलब कम से कम रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जो लाएगा उसका शार्प रेशियो हाई होगा। और ज़्यादा शार्प रेशियो का मतलब है अच्छा फंड। आर यू गेटिंग? और जितना कम शार्प रेशियो होगा वो उतना गंदा होगा। गंदा तो नहीं कह सकते, पर वो थोड़ा सा इन्फेरियर है उस म्यूचुअल फंड से जो म्यूचुअल फंड ज़्यादा शार्प रेशियो रखता है। तो इसी तरीके से हम अगर फंड ए और फंड बी में चूज करना चाहते हैं, लेट्स से फंड ए एक म्यूचुअल फंड है, फंड बी दूसरा म्यूचुअल फंड है, और फंड ए का रिटर्न भी 12% है और फंड बी का रिटर्न भी 12% है। लेकिन अगर शार्प रेशियो फंड बी का कम है और फंड ए का ज़्यादा है, तो क्लियरली हमें फंड ए के साथ जाना चाहिए, क्योंकि लो रिस्क में वही रिटर्न आ रहा है। और थोड़ा ज़्यादा भी रिटर्न ला के कोई दे रहा है ना हाई रिस्क पे, तो हमें उसके साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पैसा को सेफ रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। लालच नहीं करना है, आर यू गेटिंग? तो इतना ज़्यादा लालची बनोगे ना तो पैसा डूबेगा ही डूबेगा। ओके, अब आ जाते हैं म्यूचुअल फंड स्क्रीनर। अल्फा क्या होता है, शार्प रेशियो क्या होता है। ओके, अगेन वोलेटिलिटी के बारे में भी मैं बताऊंगा अभी। तो देखिए शार्प रेशियो, अब देखिए शार्प रेशियो सबसे ज़्यादा किसका है। सबसे ज़्यादा शार्प रेशियो 6.5 हो गया इधर। ओके, सो सबसे ज़्यादा शार्प रेशियो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। और मैंने प्रीवियस वीडियोस में इस फंड के बारे में कई बार आपको बताया है, ये सबसे अच्छा फंड माना जाता है अगर हम रिस्क के देखें तो। ओके, रिटर्न में सबसे ज़्यादा नहीं है। देखिए अल्फा, देखिए अगर अल्फा देखेंगे तो कितना है इसका, मतलब इसने 5.6% से जो बेंचमार्क है यानी जो इंडेक्स है निफ्टी 50 है उसको बीट किया है। आर यू गेटिंग? और उसके नीचे देखिए HDFC का जो फ्लेक्सी कैप फंड है, इसका अल्फा कितना ज़्यादा है, 7.8 है। पता है ये अल्फा क्यों ज़्यादा होता है इनका? ये लोग जरूरी नहीं है कि हमेशा स्टॉक में ही इन्वेस्ट करते हैं। जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है ना, इनका थोड़ा गोल्ड गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा गिर भी जाएगा ना, तो एक गोल्ड का जो रिटर्न होता है और मार्केट का जो रिटर्न होता है ना, हमेशा नहीं लेकिन 95% केसेस में इन्वर्स का रिलेशनशिप होता है। इन्वर्स का मतलब अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो गोल्ड का रिटर्न ऊपर जाएगा, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो गोल्ड का रिटर्न नीचे जाएगा। अब उतना नीचे जाएगा नहीं, मार्केट चाहे डबल हो जाए लेकिन गोल्ड कभी आधा हुआ नहीं है हिस्ट्री में। आप उठा के देख सकते हैं गोल्ड का चार्ट। तो गोल्ड थोड़ा सिक्योर माना जाता है। तो ये जो पराग पारिक है ना, इनका जो गोल्ड का रेशियो है, इनका जो एसेट एलोकेशन है गोल्ड में, वो थोड़ा सा ज़्यादा है। इसलिए इनका इनका जो शार्प रेशियो है ये इनका थोड़ा सा
कम है। वैसे तो HDFC फ्लेक्सी कैप जो है इनका शार्प रेशियो पराग पारिक से भी ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर हम लेट से पराग पारिक और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में लेट से हम हमें चूज करना है, तो आप बताइए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सा वाला चूज करेंगे। HDFC में शार्प रेशियो भी ज़्यादा है, अल्फा भी ज़्यादा है। तो आपको अभी बताना है, अभी मैंने बताया ना 1 मिनट पहले कि शार्प रेशियो और अल्फा क्या होता है। तो आप अभी हमें ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि शार्प रेशियो और फ्लेक्स अल्फा को देख के आपके पास अगर ये दो म्यूचुअल फंड आपने शॉर्ट लिस्ट किया है अपने लिए, तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। आर यू गेटिंग? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट, चेक द एक्सपेंस रेशियो। जैसे कि आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है, एक्सपेंस रेशियो वो पैसा है जो आप एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को पे करते हैं। आप डायरेक्टली नहीं पे करते, आपका जो पैसा आपने लगाया है उससे एक सर्टन परसेंटेज वो आप फंड मैनेजर को पे कर देते हैं। आपको पता नहीं लगता है पर वो डिडक्ट कर लेते हैं। ओके, द 6 नंबर, 6 नंबर वाला जो है ना, इसमें ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है। चेक द फंड मैनेजर एंड फंड हाउस। इतना ज़्यादा टाइम किसी के पास भी नहीं होता। अरे ठीक, इतना ज़्यादा टाइम तो किसी के पास नहीं होता है कि वो फंड मैनेजर के बैकग्राउंड को चेक करे, फंड हाउस को चेक करे। बस इसके लिए इतना ही काफ़ी है कि अगर ऐसा कोई नाम है, जैसे HDFC हो गया, निपॉन हो गया, ओके, पराग पारिक हो गया, SBI हो गया, ICICI हो गया, ये थोड़ा ना एक ऐसे मान लीजिए कि अच्छा नाम है। अच्छा नाम है तो ये लोग अच्छे आदमी को ही बिठाएंगे। ऐसे एरे गेरे को लाके म्यूचुअल फंड मैनेजर में नहीं, उस सीट पे नहीं बिठाएंगे। आर यू गेटिंग? तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि चलो, हम जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो थोड़ा ट्रस्टेड है। ठीक है, तो मैंने कुछ यहाँ ट्रस्टेड जो है उनका एक्सिस वाला हो गया, कोटक हो गया, ओके, HSBC हो गया, थोड़ा बहुत मैंने जो अच्छा फंड मैनेजर जो अच्छे अच्छे हैं, समीर हो गए, ओके, R श्रीनिवासन हो गए, और ये चिराग भाई हो गए, तो इनके बारे में मैंने ऑलरेडी दे दिया है इस चार्ट में। तो आप इतना ज़्यादा घुसना नहीं है अंदर कि कौन फंड मैनेजर है, उसने पहले कौन कौन से फंड मैनेज किया है। इतना सारा टाइम किसी के पास नहीं होता। तो आप ऐसा मान लीजिए कि ये वाला स्टेप बस इजीली स्किप कर सकते हैं अगर आपका जो म्यूचुअल फंड है वो कोई ऐसे जाना पहचाना नाम है तो। आर यू गेटिंग? सो नाउ लेट अस कम टू द सेवेंथ वन। ओके, सो लुक एट द म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो सबसे पहले आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप इससे वदर नहीं करना चाहिए, आपको इससे परेशानी नहीं होना चाहिए कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो किसी X या Y या Z स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है। क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में आए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, या फिर आपके पास वो कैपेसिटी, वो जो कैपेबिलिटी आपके पास नहीं है कि आप जाके स्टॉक को एनालाइज करें। और अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर आपका किसी भी स्टॉक में पैसा डाल रहा है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क अगर आप डाल रहे हैं, आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपका जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो अच्छी जगह पैसा नहीं डाल रहा है, तो शायद अभी ना ये ऐसा है कि आप डॉक्टर को जाके बता रहे हैं कि आपको कौन सी बीमारी है और आपको कौन सा मेडिसिन डॉक्टर को प्रेस्क्राइब करना चाहिए। ये बस सिमिलर टू दैट। तो इतना मतलब ये ऐसा हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना, आप किसी, आपको जुकाम हो गया, आपको लेट से कुछ अनईजी फील हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि मुझे ये मेडिसिन दे दो। ओके, तो आपको अगर पता है तो आप खुद ही कर लीजिए ना, आप क्यों डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आर यू गेटिंग? सो मेरा कहने का मतलब बस इतना ही था। नेक्स्ट, चेक द फंड साइज। अब इसके बारे में ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जितना बड़ा फंड साइज होगा, जैसे पराग पारिक फंड जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो बहुत बड़ा है, आर यू गेटिंग, 1.5 लाख करोड़ का है। तो इतना बड़ा फंड होना चाहिए तभी सही है, इससे छोटा होगा तो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब बस ये मान लीजिए कि थोड़ा सा होना चाहिए, मतलब 10,000 करोड़ से तो ज़्यादा होना चाहिए। ओके, सो 10,000 करोड़ से अगर ज़्यादा है ना, तो फिर मान लीजिए कि थोड़ा अच्छा है। उसमें बस इतना ही आपको देखना है कि आपका जो फंड साइज है, आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं, उस म्यूचुअल फंड का जो फंड साइज है और एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ लेट अस कम टू द लास्ट वन, कंपेयर विथ अदर फंड्स। अब कंपेयर करेंगे तो जिस जिस पैरामीटर में मैंने बोला है उसी उसी पैरामीटर में ही कंपेयर करेंगे। ओके, और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद कंपेयर करेंगे अच्छे अच्छे जो भी म्यूचुअल फंड है उसको हम पहले शॉर्ट लिस्ट करेंगे। मान लीजिए आपने 10 म्यूचुअल फंड शॉर्ट लिस्ट किया
और 10 म्यूचुअल फंड को अच्छे से हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद जो 3 या 2, कोई भी हो सकता है, 2 या 3 कुछ भी हो, दोनों में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर आपने 2 या 3 म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किए हैं तो तीनों में से फिर किसी एक को चूज करना है। आपके पास मान लीजिए 1 लाख है, तो आप एक काम कीजिए, 50-50 दो म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। आर यू गेटिंग? सो अगर ऐसे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब कोई मान लीजिए 3 म्यूचुअल फंड है जो कांटे का टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे के साथ, आपको पता ही नहीं लग पा रहा है कि कहाँ डालें पैसा, तो आप तीनों में डाल दीजिए आधा आधा करके। ठीक है ना, तीनों में डाल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा मत करना कि 10 शॉर्ट लिस्ट किया तो 10 में डाल दिया। अगर ऐसा करेंगे तो आपसे मूर्ख कोई नहीं होगा, फिर क्या कोई वैल्यू है क्या आप कंपेयर करने का? ठीक है। सो ये हो गया व्हाट टू कंपेयर, जैसे क्या 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 कंपेयर करना है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी इस स्लाइड में है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और ये आप कंपेयर कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने सब कुछ बता दिया है आपको। और आपको ये जो वीडियो या फिर हमारा जो इनिशिएटिव है वो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी ऐसा वीडियो हम लाएं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। ओके हाँ, तो मैं तो भूल ही गया उन लेजी लोगों के लिए जिन्होंने लास्ट वाला जो इतना सारा जो लंबा चौड़ा मैंने इतना लेक्चर दिया, तो वो अगर नहीं देखना चाहते हैं और वो आए हैं ये लास्ट वाला पार्ट देखने के लिए कि कैसे एक म्यूचुअल फंड चूज करे, तो उनके लिए बस शॉर्टकट यही है कि वो एक अच्छे से जो रेप्यूटेड है, जैसे मैंने बताया आईसीआईसीआई हो गया, ओके, एचडीएफसी हो गया, पराग पारिक हो गया, ओके, एसबीआई का म्यूचुअल फंड हो गया, उसमें से कोई भी हाइब्रिड वाला, और वो भी फ्लेक्सी कैप वाला, फ्लेक्सी कैप प्लस हाइब्रिड, इतना चूज करना है, इतना देखना है नाम में, और एक अच्छा ब्रांड नेम देखना है, पराग पारिक और लेट्स से एसबीआई का हो गया, एचडीएफसी का हो गया, आईसीआईसी का हो गया। अब बस ये चीज़ों को देख के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना, ठीक है। और आपको मैंने जो क्वेश्चन पूछा है वीडियो के मिड में, उसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे।